हम लोग बिपिन चंद्र सर की बुक देख रहे हैं और चैप्टर 37 इसमें आज हमें बात करना है जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट है। ये लास्ट प्लान है माउंटबेटन प्लान। इससे पहले हम लोगों ने कैबिनेट मिशन देखा था और जो टग ऑफ वार है कैबिनेट मिशन को लेकर के मुस्लिम लीग और कांग्रेस को के रेस्पेक्ट में जो गलत अलग अलग तरह से उनका इंटरप्रिटेशन है ग्रुपिंग्स को लेकर के और ऑल दैट इश्यूज और जिन्ना का जो डायरेक्ट एक्शन है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अभी हमें ये देखना है कि जो लास्ट प्रपोजल आया, लास्ट प्लान आया जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, और उसी के थ्रू देश का पार्टीशन हुआ और कांग्रेस ने क्यों पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको आंसर करना काफी कठिन है। बिपिन चंद्र हिमसेल्फ राइट्स इट्स वेरी हार्ड टू आंसर, बट क्या है, आप केवल एक संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो वो गिवन इन द बुक पेज नंबर 500। ठीक है, 500 पेज है। अगर आप पढ़ोगे बिपिन चंद्रा में तो वहां से इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हैं बिपिन चंद्रा सर कि आखिर ये कैसे इश्यूज हैं, और लगभग 528 पेज पर लगभग पूरी किताब खत्म हो जाती है। उसके बाद इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। अभी 20 फरवरी को हम लोग चलते हैं। 20 फरवरी 1947 में भारत में इश्यूज चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है, संविधान सभा का भी आपको पता पहली बैठक हो जाती है 9 दिसंबर को। मुस्लिम लीग लियाकत पैक्ट का लियाकत अली खान जो होते हैं वो बार बार जो गवर्नमेंट होती है इंटरिम गवर्नमेंट उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बाद में मुस्लिम लीग के कई सारे लोग रिजाइन भी करते हैं, तो वो तो अलग बात है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन 20 फरवरी 1947 को जो एटली होते हैं, एटली के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि 30 जून को क्या करेंगे, 30 जून 1948 को हम भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर कर देते हैं। साथ ही साथ और एक दूसरा अनाउंसमेंट होता है कि भारत में एक नया वायसराय आया है जिसका नाम है माउंटबेटन। ठीक है, अब माउंटबेटन की पर्सनल लाइफ पर नहीं जाना है, बट कई सारे इतिहासकार कई सारी बुकों में अलग अलग लिखा रहता है। नेहरू के साथ अच्छे कोऑर्डिनेट रिलेशन रहते हैं, बला बला बला, तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। तो अभी भारत में कौन बंदा आता है, माउंटबेटन आते हैं। माउंटबेटन को जो ऐसा कहा जाता है कि आप जाना और अक्टूबर 1947 तक क्या करना, अक्टूबर 1947 तक अपने इश्यूज अच्छे से जो है सबके बीच में सहमति बना लेना, और फिर देखो 30 जून 1948 तक हम लोग क्या कर देंगे, पावर जो है डिसॉल्व कर देंगे, उनको दे देंगे, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। तो अभी माउंटबेटन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि अपने इंडिया में कोई उस समय जो देन अखंड भारत जो होता है, अनडिवाइडेड इंडिया, वहां पर चूंकि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एक दूसरे की सुनने की तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग प्रकार की डिबेट हो रही, कोई कानून चल नहीं रहा है। डायरेक्ट एक्शन के बाद कलकत्ता और बंगाल जैसे जो बंगाल में, पंजाब में राइट्स हो रहे हैं। कार्नेज एक वर्ड होता है इंग्लिश का ना, वो बहुत मास स्केल पर जब लोगों को ब्रूटली उनकी लाइफ को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, बस हेट्रेड है, और वैसी सिचुएशन में माउंटबेटन आए हैं कि हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे और हमारे पास अभी टाइम है 1-2 साल का। लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं कि जो आते हैं पूरा लगभग जब माउंटबेटन तो यहाँ की सिचुएशंस को मॉनिटर करते हैं, एंड फाइनली ही केम विद हिज माउंटबेटन प्लान ऑन 3 जून 1947। 1947 को ही ये इतना अपने एक प्लान के साथ आ जाते हैं। अब इस प्लान को जो 3 जून को आता है, इसको इतिहास में बहुत क्वेश्चन किया गया, बहुत सारी डिबेट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं कि भाई 3 जून को क्यों, ठीक है, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें लिखा होता है इमीडिएट, क्या है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। अब इमीडिएट का मतलब ये नहीं कि 3 जून को है तो हम 3 जून को ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे, लेकिन 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। तो लोगों को लगता है यार इतनी जल्दी कैसे करेंगे माउंटबेटन। ठीक है, भारत में उस समय देश में पूरा राइट चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एक सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम लोगों की है जो बॉर्डर्स पर रह रहे हैं यार, जो बॉर्डर्स पर रह रहे हैं उनका क्या होगा, वो इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, पूरे देश में कम्युनल टेंशन है। तो ऐसे में माउंटबेटन अपने प्लान को 3 जून प्लान इसको भी कहते हैं, वो आते हैं, वो कई सारी बातें कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें हम जानते हैं। सबसे पहले ये बात कहते हैं कि फ्रीडम मिलेगी, तुमको क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, बट उसके साथ पार्टीशन भी मिलेगा। ये एक ऐसा पहला प्लान होता है जो बहुत डायरेक्ट वे में कहता है, और लास्ट प्लान है, इसके बाद तो कोई कहानी है नहीं।
फ्रीडम विद पार्टीशन, आपको ये याद रखना है, फ्रीडम भी और पार्टीशन, तो ना खुशी और गम ऐसे होता ना। जब आखिरी में किताब के आखिरी में जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो नेहरू जो स्पीच देते हैं ना कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू ना लाइफ, बहुत सारी चीजें जो लिखते हैं ना उनकी जो थिस्ट विद डेस्टिनी वाला जो पूरा का पूरा जो हम लोग कहीं पे क्लिपिंग सुनते हैं नेहरू की, तो वो वही स्पीच का जो है ये पहले का सीन बन रहा है। तो फ्रीडम विद पार्टीशन होगा। दूसरा क्या होगा, दो डोमिनेंट क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है, दो डोमिनेंट बनाई जाएंगी और फिर उनकी दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई जाएंगी। भाई अगर दो डोमिनेंट बनाई जाएंगी, एक इंडिया एक पाकिस्तान, तो उनकी दो असेंबलीज भी होंगी, वो अपना अपना काम करेंगी। ये इश्यूज है। प्लस कुछ ऐसे हैं जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है एंड एक सिलहट चूंकि होता है बंगाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट, उन लोगों को क्या कहा गया कि भाई तुम रेफरेंडम कर लेना। रेफरेंडम एक टर्म होता है कि वोटिंग के थ्रू तुम ये बताओ किधर जाना है, ठीक है। ऐसे ही सिंध का इश्यूज है, ठीक है, सिंध को ये वहां पर इश्यूज कुछ होते हैं कि भाई सिंध मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है, तो वहां पर भी वोटिंग की बात कही जाती है, प्लेबिसाइड की बात कही जाती है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया तो सिंध को तो उधर ही रहना था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये कहा जाता है कि जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं ना, बॉर्डर पर रहने वाले हिंदू मुस्लिम हैं, उनसे भी वोटिंग कराई जाएगी, ठीक है, वोटिंग कराई जाएगी कि क्योंकि बॉर्डर का सबसे वल्नरेबल वो कोई होते हैं जो बॉर्डर पर होते हैं। आज भी देखो जो बॉर्डर पर रहते हैं कितनी गोली बारूद होती है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को झेलना पड़ता है। तो बॉर्डर पर रहने वालों को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और फाइनली ही अनाउंस अ कमीशन एंड दैट इज नोन एज बाउंड्री कमीशन। क्या ये एक बाउंड्री कमीशन की बात कहते हैं कि एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा और इसके जो हेड होंगे वो रेडक्लिफ होंगे, ठीक है, रेडक्लिफ होंगे। रेडक्लिफ के को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इतिहासकारों में कि रेडक्लिफ को कुछ पता नहीं होता है, ही इवन डोंट नो द बेसिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इनको भारत के बारे में कुछ नहीं पता होता है, भारत में कभी नहीं आए होते हैं, फिर भी ये आते हैं, ठीक है, और बस जो है अपने ही कैबिन में बैठ करके ये जैसे तैसे इंडिया को डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें काफी लोगों को अपनी जान और अपना परिवार और अपनी संस्कृति अपना देश छोड़ना पड़ता है। तो रेड क्लिफ कमीशन भी इसे कहते हैं, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उधर रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जेनेसिस है। और जो पावर है फाइनली ये था जो माउंटबेटन प्लान। इसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया। मैंने आपको बताया ना पेज नंबर 500 के बाद अगर आप देखोगे तो 2-3 पॉइंट्स हैं कि गांधी जी ने क्यों एक्सेप्ट किया। ये बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, इसको लिख करके या वैसे नहीं बताया जा सकता। इसको आप अपना लॉजिक रीजनिंग से भी इश्यूज कर सकते हैं। जैसे क्योंकि बहुत क्विक कंडीशन है। कंडीशन कैसी है कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर कर रही है, और दूसरी तरफ जिन्ना है, जिन्ना एक ऐसा फ्रैंकिस्टीन मॉन्स्टर है ना, मैंने आपको पहले बताया फ्रैंकिस्टीन मॉन्स्टर का क्या मतलब होता है। एक साइंटिस्ट थे कुछ लोग, उन्होंने एक जिन्न बनाया, इन्होंने एक दानव बनाया, उन्होंने एक क्रिएचर बनाया, उनको बड़ी उम्मीद थी कि वो उनकी हेल्प करेगा, ठीक है, और बाद में उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये साइंटिस्ट कौन था, ब्रिटेन था। उन्होंने एक दानव क्या बनाया, जिन्ना को, मुस्लिम लीग को, उसको शरण दी, उसको पाला पोसा, ठीक है, उसको उनसे उम्मीद थी कि ये हमें डिवाइड एंड रूल में हेल्प करेंगे। और बाद में वही जिन्ना क्या करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्रिटेन की आर्मी है, उसको एक्सपोज करके रख देता है। उसके होते हुए सड़कों पर लाश के ढेर गिरे रहते हैं। आपको ये याद रखना है कि इंडिया हमेशा सेमो डेमोक्रेटिक कंट्री था, सेमी अथॉरिटेरियन था, सेमी डेमोक्रेटिक था। यहाँ पर लॉस भी तो थे, कानून थे, ऐसा नहीं था कि कानून नहीं थे, कानून थे। तो ऐसे में भले कितना भी ब्रूटल ब्रिटिश अंपायर हो, लेकिन लोगों का जब सड़क पे खून बह रहा है तो उनका भी तो अंदर से हृदय जो है वो पिघला होगा। कई सारे लेटर्स इसमें दिए गए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, आप पढ़ना पेज नंबर 500 के बाद कि कैसे सड़कों पर लोग बह रहे हैं। नौखाली एक बंगाल के कलकत्ता के अंदर विलेज होता है जहां पर गांधी जी जाते हैं, वहां फास्ट करते हैं। यहाँ पर नेहरू जी अपनी स्पीच तैयार कर रहे होते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ठीक है, वहां गांधी जी फास्ट कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो कई सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, जो उस समय का आज के जो सब अल्टर्न हिस्टोरियन है, नए नए हिस्टोरियन जो आ रहे हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि पटेल और नेहरू जो है लस्ट फॉर पावर थी, उनको निगोशिएशन उनको हमेशा से ही करना था। तो ये पॉइंट्स है। फिर क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को क्यों कर लेते हैं, आखिर गांधी जी क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो गांधी जी अपने फास्ट में
एक उनका स्टेटमेंट दिया गया है। गांधी जी का वही कोटेशन लोग बोलते हैं और बुक में भी दिया गया है। गांधी सेज आई एम अगेंस्ट दिस, आई डोंट एक्सेप्ट दिस पार्टीशन, इट इज द पीपल, इट इज द विल ऑफ पीपल। ये लोग हैं जो चाह रहे हैं कि पार्टीशन हो, ठीक है, लोग हैं जिनको पार्टीशन चाहिए, ठीक है। वो फास्ट में प्रेयर होती है गांधी जी की, तो उसी में ये कहते हैं कि हम इसको नहीं चाहते हैं। और गांधी जी देखो, देश में जो हिंदू मुस्लिम राइट होते हैं, गांधी जी तो प्रपोज भी करते हैं जिन्ना को भी ना कि आप ही सरकार बना लो, ठीक है, कई बार आपको पता है, लेकिन वो फिर कैसे पसंद होगा यहाँ के लोगों को। तो देयर आर डिफरेंट व्यूज वाई, और क्योंकि उस समय क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कांग्रेस के सामने ये होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस के ऊपर आती जा रही है और पावर किसके पास है, पावर का कोई अता पता नहीं है। ब्रिटिश जो है वो जल्दी में है जाने का लिए, आर्मी जो है उसको कौन कंट्रोल करे, और उस समय इन्फ्लेशन और ये सारी पोस्ट वर्ल्ड वार की कंडीशन तो आपको पता है सब थी, भुखमरी, और कम्युनल का जो सीट था वो तो था ही। तो ऐसे में पार्टीशन का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से डील किया गया इसमें, और पेज नंबर 500 के बाद इसमें लिखा गया है। बट यही था कि क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। नेहरू एंड जो कांग्रेस की टीम थी उनको पावर चाहिए थी जिससे जो ये कम्युनल राइट्स उनको रोका जा सके इंडिया को। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जिन्ना था, जो फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उसको टैप नहीं कर पाया। तो दीज आर द क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि थ्रू आउट 1920 के आसपास से जब भी ये कम्युनल का सीड बढ़ना शुरू हुआ, इसको कांग्रेस फेल हो गई, कांग्रेस इसको टैप नहीं कर पाई, कांग्रेस इसको टैकल नहीं कर पाई, और उसी का नतीजा हुआ कि अल्टीमेटली आपको पता हो, 18 जुलाई 1947 को एक एक्ट आता है, और उसी एक्ट को कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया जाता है। तो कानून के थ्रू, आपको पता ना, क्योंकि कोई भी काम कानून के थ्रू ही होता है, तो जुलाई 18 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जाता है। एंड थ्रू दिस एक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द क्रिएशन ऑफ हिंदुस्तान, द भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस along with a nation, theocratic state named Pakistan. Theocratic state is the word.